हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। आज हम बात करेंगे ओशन बॉटम टोपोग्राफी की। जिस तरीके से कॉन्टिनेंट पे हमें डिफरेंट फीचर्स दिखाई देते हैं कि हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं, हमें कहीं पे डीप वैलीज दिखाई दे रही हैं, कहीं पे हमें रिवर कैनियंस दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के फीचर्स हमें ओशन बॉटम पे भी दिखाई देते हैं। ओशन हमारी पूरी अर्थ का 71% तक का एरिया कवर अप करता है। इनिशियली जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं था, ये माना जाता था कि ओशन बॉटम जो है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे किसी तरह के फीचर्स नहीं है। जितनी भी हमें स्टडी करनी है वो हमें कॉन्टिनेंट पे करनी है, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, फ्लड प्लेन्स के बारे में, डेल्टास के बारे में। ओशन के बॉटम पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे एडवांस एक्सप्लोरेशन होता रहा, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती रही, उसके साथ में ये पता चलने लगा और बहुत उस टाइम में ये बहुत सरप्राइजिंग सा लगा कि ओशन का जो पूरा आप ऐसे मानो कि किंगडम ऑफ ओशन है, ये बहुत ही वास्ट है। वास्ट होने के साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। आपको यहाँ पे प्लेन एरियाज़ मिलेंगे, आपको यहाँ पे 64,000 किलोमीटर लंबी माउंटेन कंटिन्यूसली चेन मिलेगी। यहाँ पे मोर मच 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 हायर देन हिमालयाज, मच लेंथियर देन हिमालयाज। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, स्लोप्स हैं, वैलीज हैं जिनको हमने ट्रेंचेस नाम दिया है। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम था वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड था। तो ये जब स्टडीज़ हुई तो हमें ओशन की बॉटम सरफेस का पता चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे दो तरह की स्टडी हुई थी। पहली थी बैथोमेट्री। बैथोमेट्री में क्या होता है, ये एक इको साउंड मेजरमेंट होता है। इस मेजरमेंट में क्या होता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक हमारा सेंडर होता है, ट्रांसमीटर होता है। इस ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स को ओशन के बॉटम की डेप्थ के अंदर भेजा जाता है। बैथोमेट्री का जब डेवलपमेंट हुआ तब डिफरेंट डेप्थ जोन्स ऑफ ओशन के बारे में पता चलने लगा था। ये बैथोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। बेथोस मीन्स डेप्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। बैथोमेट्री ओशन की डेप्थ मेजर करने के काम आता था। लेकिन क्या डेप्थ हर जगह एक जैसी होगी? नहीं, तो फिर तो फ्लैट सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हमें फीचर्स पता चलने लगे। उन फीचर्स को कैसे आइडिया लगने लगा, यहाँ से हम यहाँ पे एक सेंडर होता था, इससे इको साउंड भेजे जाते थे। ये वेव जाएगी, जिस भी ऑब्जेक्ट से ये टकराती थी वहाँ से ये टकरा के यहाँ पे एक रिसीवर होता था, उस रिसीवर पे रिसीव होती थी। तो हम जब जहाँ से ये टकरा के इसने कितना टाइम लगाया, इसने 2 सेकंड लगाए हमारे यहाँ से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वापस पहुँचने में, इसे कितना टाइम लगा है और इसकी वेलोसिटी क्या है ये हमें ऑलरेडी पता होती है। तो v मल्टीप्लाइड बाई t/2, क्योंकि एक बार गया एक बार आया, इसे t/2 करके हम उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ पता लगाते हैं। और इस तरह की बैथोमेट्री करके ही पूरे ओशन के बॉटम का एक मैप बनाया गया। तो एक तो बैथोमेट्री था, दूसरा था हिप्सोमेट्री। हिप्सोमेट्री क्या होता है, ये अबाउट द सी लेवल क्या एलिवेशन है, विच मीन्स अगर ये सी लेवल है, इसके ऊपर एलिवेशन क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, किस तरह की एलिवेशन है, उनको जानने के लिए हिप्सोमेट्री कर्व का यूज़ करा जाता था। तो बैथोमेट्री जो है ये ओशन बेसिन बिलो द सी लेवल हमको नेगेटिव में देता था, या फिर अगर हम बोले कि हमें डेप्थ की नॉलेज देता था। वेयर जो हिप्सोमेट्री है ये हमें पॉजिटिव एलिवेशन के बारे में बताता था। या फिर अगर हम बोलें कि अबाउट द सी लेवल अर्थ की सरफेस में किस तरह के फीचर्स का क्या एलिवेशन है, हाइट कितनी है, हाइट के बारे में बताता था। अगर हम बैथोमेट्री और हिप्सोमेट्री दोनों को एक साथ में लें और अगर हमारा ये मीन सी लेवल है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप या डीप सी प्लेन एरिया दिख रहे हैं ये हमारे बैथोमेट्री से मेजर किए हुए एरियाज़ हैं। और मीन सी लेवल से ऊपर जितना भी हमको एलिवेटेड एरिया हाइट दिखाई देता है, इसको हम हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोमेट्री से मेजरमेंट बोलते हैं, हिप्सोग्राफी बोलते हैं इसे। तो मरीन प्रोविंस में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, जनरली हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप ओशन बेसिन एंड मिड ओशनिक रिज। इनके बारे में बहुत डिटेल से हमने हमारा जो ओनली आईएसपी ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, इस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करा है। इस ऑप्शनल कोर्स के अंदर हम पूरे सिलेबस का
एक एक टॉपिक जो भी दिया हुआ है उन सबको हमने कवर अप करा है, क्योंकि अगर आपने इस बार का पेपर देखा है तो आपने रियलाइज़ करा होगा कि कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं है। ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता कि हम छोड़ के चले जाएं और हमारा पेपर बहुत अच्छा चला जाए। सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। उसके साथ में ही यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टडीज़ को हमने इंक्लूड करा है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या फिर आपको एनसीईआरटी में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, देन अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट आप एडवांस स्टडीज़ में नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से कवर करा जाएगा। एक टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर इंक्लूड करी गई है, आंसर राइटिंग सेशंस इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। अराउंड 250 प्लस आर्ट्स के लेक्चर्स होंगे जो आप कभी भी कहीं पे भी अपनी किसी भी डिवाइस पे आप देख सकते हो। इसमें पूरा कवरेज करा जाएगा मैपिंग का भी, पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से दोनों को लिंक करना है, करंट अफेयर के साथ में किस तरीके से डायनेमिक क्वेश्चंस का आंसर करना है। फिर इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी देख सकते हो एंड यू कैन जॉइन इट एनी टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हमें ईमेल भी कर सकते हो onlyisgeography@gmail.com पे, एंड आई विल गिव यू अदर लिंक्स ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो हम हमारे मरीन प्रोविंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन्स एंड ओशनिक ट्रेंचेस। इससे पहले और इसके अंदर अगर हम 2-3 चीज़ें और इंक्लूड करें तो हमारे टोटल 5 मेजर प्रोविंसेस बनते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप इंक्लूडिंग द सबमरीन कैनियंस, और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आता है शेल्फ ब्रेक करके। जैसे ही हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर हमारा कॉन्टिनेंटल राइज एक पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट ख़त्म हो जाती है। टेक्टोनिक प्लेट के अंदर ही हमने देखा होगा कि हमारी ओशनिक प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सडनली इस तरीके 2 ब्लॉक्स होंगे और एक ब्लॉक खत्म हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट खत्म हो गई, दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ओशनिक प्लेट स्टार्ट हो गई है। इट स्लोली ग्रेजुअली कॉन्टिनेंटल प्लेट खत्म होगी और ग्रेजुअली यहीं से हमारी जो ओशनिक प्लेट है वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ओशनिक प्लेट के अंदर डीप सी प्लेन्स, मिड ओशनिक रिजेस आती हैं। ओशनिक ट्रेंच इज़ द पॉइंट जहाँ पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में मिल रही होती है, कन्वर्जेंस हो रहा होता है। एक एक करके देखते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन क्या होता है? आखिर का हिस्सा, सबसे छोटा। हम बोलते हैं कि मार्जिनल है, थोड़ा सा छोटा है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा होता है जो कि ओशियन की तरफ होता है। ये शेलो सी वाटर्स होते हैं। आप कभी अगर बीच पे गए हो, आपने देखा होगा कि जैसे बीच पे वेव्स आती हैं, आप वेव में थोड़ा सा अंदर जाते हो तो क्या आप सडनली बिल्कुल समुद्र के बॉटम पे चले जाते हो? नहीं ना, वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी होती है। आप देखोगे कि ग्रेजुअली उसका जो स्लोप है वो कम हो रहा है, बट कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा बहुत दूर तक समुद्र के अंदर जाता है। तो हम इसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उस कॉन्टिनेंटल मार्जिन को, उस पार्ट जो धीरे धीरे ग्रेजुअली लो हो रहा है, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन मतलब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो समुद्र के नीचे है। इसमें आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। ये 4 पोर्शन इसमें आते हैं। इसके अंदर ही, कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर ही हमारी सबमरीन कैनियंस भी आती हैं। एक एक करके इसको देखो ये हिस्सा है, यहाँ तक हमारी सी वेव्स आती हैं जहाँ पे हम बीच पे जाते हैं आराम से। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है। अभी यहाँ पे बहुत ग्रेजुअली स्लोप होता है, लाइक 1 डिग्री से 3 डिग्री का स्लोप होता है। फिर सडनली यहाँ पे, जैसे आप किसी पहाड़ पे खड़े हो और आप किसी प्लेट्यू पे खड़े हो या आप अपनी छत पे भी खड़े हो, तो छत पे हम एक क्या करते हैं, बॉर्डर बना के रखते हैं ना, बिल्कुल टेरेस पे, कि हम फॉल ना हो जाएं। तो वो जो बॉर्डर है वो हमारा शेल्फ ब्रेक है कॉन्टिनेंट का। उससे नीचे, जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पे सडन स्लोप डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो स्लोप है, बिल्कुल एकदम फिसल पट्टी की तरह स्लोप होता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कंटिन्यूसली तो ये चलेगा नहीं, एक पॉइंट पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा सडनली एक राइज होता है यहाँ पे, क्योंकि सेडिमेंट जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप पे आके स्लाइड करता है और यहाँ पे आके बिछना, एकदम हमारा जैसे एलुवियल फेन बनता है उस तरीके यहाँ पे डीप सी फेन बनाता है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा हमारा ओशनिक क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, जैसे ही कॉन्टिनेंटल राइज का पोर्शन धीरे धीरे एबेसल प्लेन्स के अंदर मिक्स हो जाता है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टू ओशनिक क्रस्ट का ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। एक्टिव क्या होगा? जो एक्टिव बाउंड्री पे होगा।
जहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा हो, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकरा रही हो, जिसमें जो हमारी डेंसर ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे सबडक्शन में जा रही होती है, ये हमारा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है। एंड पैसिव जहाँ पे किसी तरह की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज का पोर्शन होता है। तो ये देखो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सिंपल सी चीज़ है। एक्टिव मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही हैं, इसका मतलब है कि ओशनिक डेंसर प्लेट नीचे सबडक्शन में जा रही है। तो जब ये सबडक्शन में जाती है तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। तो जहाँ पे भी ट्रेंच दिखाई देता है, जहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक दिखाई देता है, वहाँ पे एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होगा। और अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में कॉन्टिनेंटल राइज आया है जो कि धीरे धीरे एबेसल प्लेन में मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे कि हम अलमारी के अंदर सामान रखते हैं, तो शेल्फ एक प्लेन एरिया है जहाँ पे जो धीरे 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 एक्सटेंड हो रहा है ओशियन की तरफ। इसमें स्लोप बहुत ही कम होता है, इसकी विड्थ जो है स्लोप लगभग 1 से 3 डिग्री का ही होता है, पता भी नहीं चलता है, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इस तरीके से नीचे ये जाता है। और यहाँ पे पूरा ओशन वाटर होता है, तो ओशन की जो लेयर होती है पानी की, वो धीरे 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 यहाँ पे डेप्थ इसकी इंक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे शेल्फ ब्रेक पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ जो है वो वेरी करता है, कहीं कहीं पे इसका विड्थ 1500 किलोमीटर तक, मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि हमारा ये हाई टाइड एरिया है, हाई टाइड एरिया से अंदर की तरफ अभी भी 1500 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। और कभी कभी बहुत छोटा मार्जिनल 15 किलोमीटर या 60 किलोमीटर होता है। तो जहाँ पे ट्रेंचेस होते हैं जनरली, या फिर जहाँ पे सबमर्जेंस होता है, जैसे कि इंडिया की पैसिव प्लेट, इंडिया का जो वेस्टर्न मार्जिन है, ये हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है, विच मीन्स कि हमारे कॉन्टिनेंट का एक सर्टेन हिस्सा सबमर्ज नीचे धंस गया था, खिसक गया था, समुद्र में चला गया था, विच मीन्स कि अब वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है लेकिन समुद्र के नीचे चला गया है, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना लेता है। और इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न साइड का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसकी विड्थ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वेरेज हमारा जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये इमर्जेंट है, ये ऊपर उठा हुआ इमर्जेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ बहुत ही कम है। यहाँ पे जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो विड्थ दिखाई देता है वो हमारी बहुत बड़ी पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर से आने वाला जो सेडिमेंट है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरता है और यहाँ पे वो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण करता है। तो ये हमारी विड्थ होती है। जहाँ पे ट्रेंचेस मिलते हैं जैसे कि एंडीज हो गया है, रॉकीज हो गया है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पे देखो एंडीज है, ये साउथ अमेरिका का है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑलमोस्ट एब्सेंट है। क्योंकि दो प्लेट आपस में कन्वर्जेंट हो रही है, जब टकरा रही है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। और हमें देखो जैसे कि ग्रीनलैंड के पास में हो गया, आइसलैंड के पास में हो गया, न्यू फाउंडलैंड हो गया है, वहाँ पे बहुत चौड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमको देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में एक आएगा शेल्फ ब्रेक, कि यहाँ पे टूट गई है, एज आ गया, और उसके बाद में शेल्फ यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। स्लोप जो है ये 5 डिग्री टू 60 डिग्री हो सकता है। इसमें ओशन पानी की यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि स्लोप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक की डेप्थ के अंदर ये होता है। अगेन अब देखो क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारी रिवर आके गिर रही है ना। जैसे आप इमेजिन करो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का सेडिमेंटेशन है, वो सारा सेडिमेंटेशन डेल्टा में, कुछ तो डेल्टा में कन्वर्ट हो गया है, बट सारा नहीं हुआ है। जो फाइनर मटेरियल्स होते हैं वो पानी में टर्बिडिटी करंट के साथ में, पानी ओशन के साथ में मिलके, ओशन के पानी के साथ में मिलके आगे की तरफ जाते हैं। तो स्लोप क्या है, ये तो फिसल पट्टी की तरह है, यहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन रहेगा नहीं, तो सेडिमेंटेशन इस स्लोप पे बिल्कुल आके फिसल जाता है। यहाँ पे बहुत ही थिन या फिर एब्सेंट लेयर ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, और जहाँ पे ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है वहीं पे हमारा कॉन्टिनेंटल राइज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको सीधा इस पॉइंट पे लेके आ रही हूँ, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज होता है, यहाँ पे बनते हैं डीप सी फेन। आपने देखा होगा कि हमारी जब रिवर
बड़ी वैली से या अगर किसी माउंटेन से सीधा अगर प्लेन एरिया में आती है तो अपने सेडिमेंटेशन को एक बिल्कुल फेन एरिया की तरह बिछा देती है, इस तरीके से एकदम बिछा देती है। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्लोप सडनली कम हो गया, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसका पावर कम हो जाएगा, वो इतने सेडिमेंटेशन को कैरी नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे एलुवियल फेन बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह के एलुवियल फेन हमको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे जब वो कॉन्टिनेंटल राइज पे आता है, यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे जनरली एक फीचर हमें और देखने को मिलता है जिसे हम सबमरीन कैनियन बोलते हैं। सबमरीन कैनियन इज़ वेरी मच लाइक कि हम जैसे हमको कॉन्टिनेंटल एरिया पे दिखाई देती है। सी लेवल राइज, आपको पता होगा कि सी लेवल राइज कभी अगर ग्लेशिएशन या डीग्लेशिएशन होता है तो सी लेवल राइज प्लस या माइनस होता रहता है। वंस अपॉन अ टाइम जब सी लेवल राइज कम था, नहीं था, समुद्र के पानी का लेवल नीचे था, तब यहाँ से रिवर जो है, ये डेल्टा इसका यहाँ नहीं बनता था, यहाँ से ये रिवर निकलती थी। यहाँ पे अगर इसका रिजनरेशन भी हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे निक पॉइंट हुआ था, NIC के निक पॉइंट बना था। तो ये जो सबमरीन कैनियंस दिखती हैं, ये रिवर की बनी हुई कैनियंस हैं। उसके बाद में सी लेवल राइज हो गया, ये एरिया समुद्र के नीचे आ गया और हमारा डेल्टा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमें सबमरीन कैनियंस भी दिखाई देते हैं। ये सबमरीन कैनियन देखो इस तरीके, आपको अगर फीचर्स देखेंगे ना तो ये हमको बहुत प्रोमिनेंट फीचर दिखाई देता है। ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं। ये यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे बिल्कुल एलिवेशन चेंज हो जाएगा, ये मेरा शेल्फ ब्रेक है। और यहाँ पे सडनली आपको स्लोप दिख रहा होगा, ये स्लोप्ड एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है मेरा कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये हडसन कैनियन है। इस तरह का एक कैनियन हमको गंगा ब्रह्मपुत्र के माउथ पे भी दिखाई देता है, जिसको हम स्वाच ऑफ नो ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पे आप एलिवेशन देखो, यहाँ पे जनरली ये 200 मीटर का ये कंटूर है, 100 मीटर 200 मीटर की डेप्थ है, लेकिन सडनली यहाँ पे आपको 1000 मीटर की डेप्थ दिखाई दे रही है, विच मीन्स दिस इज अ सडन वैली। यहाँ पे एक बिल्कुल वैली जैसा एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा सबमरीन कैनियन हो गया है। तो जहाँ पे डीप सी फेन होते हैं वहीं पे हमारा कॉन्टिनेंट राइज एरिया होता है। और जैसे ही कॉन्टिनेंट राइज वाला एरिया आया, वहाँ पे मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे यहाँ से ये ओशनिक प्लेट में कन्वर्ट हो गई है। कॉन्टिनेंटल राइज अबेसल प्लेन में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है डीप सी बेसिन्स की या एसोसिएटेड फीचर्स की, जो मेरे ओशनिक प्लेट पे हैं। यहाँ पे हमको बहुत, जैसे फ्लड प्लेन एरिया होते हैं ना, बहुत ही प्लेन एरियाज, ऐसे प्लेन एरियाज भी दिखते हैं जिनको हम अबेसल प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमको माउंटेन फीचर्स भी दिखाई देते हैं जिनको अबेसल हिल्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हमको मिड ओशनिक रिजेस दिखाई देती हैं जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, या फिर यहाँ पे हमें ट्रेंचेस, डीप वैलीज जैसे दिखाई देती हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। अबेसल प्लेन्स या फिर जिनको डीप सी प्लेन्स बोलते हैं, ये बहुत एक्सटेंसिव, एकदम फ्लैटेस्ट सरफेस, जिसको बोलते हैं ना कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इस तरह का एकदम फ्लैट सरफेस होता है यहाँ पे। जैसे फ्लड प्लेन एरियाज आपने देखा होगा, यहाँ पे कोई एलिवेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ स्लोप होता है इसका, लेकिन यहाँ पे सेडिमेंटेशन मिलता है और जो सेडिमेंटेशन होता है वो कंसोलिडेटेड नहीं होता है। यहाँ पे जनरली रिवर के थ्रू जो सेडिमेंटेशन आया है उसके जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो ओशन करंट के साथ में मिक्स होके इवेंचुअली ओशन बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, बट इनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है। अगर सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको पता होगा कि हमारा जो सी का एज है, सी बॉटम का या ओशन बॉटम का जो एज है, एज जो है, इसकी उम्र जो है वो हमारे कॉन्टिनेंट से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशियन प्लेट या ओशन प्लेट जो है ये बहुत डेंस होती है, और जब हमारी कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट आपस में टकरा रही होती है, जब ट्रेंचेस क्रिएट होते हैं, तो ये ओशन प्लेट नीचे सबडक्शन में चली जाती है और जाके मेल्ट हो जाती है। तो ओशन प्लेट इसीलिए ज़्यादा एज की नहीं होती है, और क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन में जा रही है तो यहाँ पे ज़्यादा लेयर ऑफ सेडिमेंटेशन, हमको थिकनेस ऑफ सेडिमेंटेशन दिखाई भी नहीं देता है। बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें अबेसल हिल्स दिखाई देते हैं जो कि वोल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। ये डोम शेप्ड के भी हो सकते हैं, ये हिल टाइप का भी हो सकता है, ये टेबल माउंट शेप का भी हो सकता है।
डिपेंड करता है कि उनमें इरोजन एक्टिविटीज़ कितनी हुई है, क्या वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है अंडर वाटर, या फिर अगर वॉल्केनिक पीक थोड़ी सी सी लेवल से ऊपर निकल रही है तो ये हमारा आइलैंड यहाँ पे क्रिएट करती है, जिनको हम अबिसल हिल्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक वॉल्केनिक आइलैंड क्रिएट करी है। धीरे धीरे इरोजनल एक्टिविटीज़ होंगी, ये सी माउंट में क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ ओशन डीप या ट्रेंचेस। ओशन में कहीं कहीं पे डिप्रेशंस होते हैं या फिर ट्रेंचेस बनते हैं। ट्रेंचेस कब बनते हैं? हमारे ट्रेंचेस बनते हैं, ट्रेंचेस जो होते हैं ना वो एक इस तरीके, देखो जब ये दोनों प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही है, टकरा रही है, ये मेरी ओशनिक क्रस्ट है और ये मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट आपस में टकरा रही है, सबडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक वी शेप का इस तरह का पूरा लंबा, पूरी अलोंग द एज ऑफ द क्रस्ट, अलॉन्ग दी एज ऑफ द प्लेट यहाँ पे एक वैली टाइप क्रिएट हो जाता है इस तरह का। इसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ जो है वो लगभग 11 किलोमीटर है। अब इमेजिन करो उसके अंदर तो हिमालय बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हिमालय है क्या, बिकॉज इट इज़ दैट डीप, राइट। तो ये हमारा मेरियाना ट्रेंच है। अब ट्रेंचेस हमें ज़्यादा कहाँ मिलेगी? जहाँ जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ज़्यादा कन्वर्जेंस कहाँ होता है पूरी अर्थ के अंदर? हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रिंग फायर के चारों तरफ जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट से टकरा रही है, सबडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस एरिया के अंदर 90% तक के वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। देन हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर आता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज वोल्केनिक ओरिजिन की होती है। अभी जो ट्रेंचेस हमने पढ़े हैं ना, यहाँ पे दोनों प्लेट आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, तो सबडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जो मिड ओशनिक रिज होती है ये हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट होती है। यहाँ पे ओशनिक प्लेट आपस में बीच में से टूट रही है और ये एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंट हो रहा है। यहाँ पे डाइवर्जेंस की वजह से एस्थनोस्फेयर से जो हमारा मोल्टन मैग्मा है वो निकल के लावा की फॉर्म में यहाँ पे रिजेस क्रिएट कर लेता है। हमारी अटलांटिक ओशन के अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई 60 से 64,000 किलोमीटर लंबी एक मिड ओशनिक रिज है। ये मिड ओशनिक रिजेस बहुत वास्ट होती है और कहाँ पे होगी ये जनरली? जहाँ पे प्लेट डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। देखो अर्थ का एरिया बराबर है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर एक जगह पे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे प्लेट नीचे जा रही, सबडक्शन में जा रही है, प्लेट जो हमारी है वो ख़त्म हो रही है, तो कहीं पे तो बनना पड़ेगा ना नया, नहीं तो एरिया हमारा अर्थ का एरिया क्या होगा? छोटा होने लग जाएगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। तो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस या फिर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो आपस में बैलेंस में रहता है और हमारा अर्थ का जो एरिया है वो पूरा का पूरा सेम रहता है। जनरली ये देखो यहाँ पे हमारी मिड अटलांटिक रिज है, ये हमारी साउथ वेस्ट इंडियन रिज है। ये जो हमारी मिड ओशनिक रिज होती है ये दो ही ओशन में मिड में है, एक तो अटलांटिक के अंदर और एक इंडियन ओशन के अंदर ऑलमोस्ट बीच में है। पैसिफिक ओशन के अंदर ईस्ट पैसिफिक राइज है, ये सेंटर में ना होके इसके ईस्टर्न साइड के अंदर है, बट इसको मिड ओशनिक रिज के नाम से ही बुलाया जाता है जब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये इस तरीके से जब दोनों प्लेट्स, ये मिड ओशनिक रिज है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। इस डाइवर्जेंस में ये एस्थनोस्फेयर से जो हमारा मैग्मा है वो बाहर आके यहाँ पे एक रिज को क्रिएट कर रहा है, और यही हमने सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी ओशन बॉटम टोपोग्राफी। ओशन के बॉटम पे, ओशन के फ्लोर पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। नाउ आई वुड रिकमेंड यू कि BBC का एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है हाई सी करके, प्लीज़ वॉच दैट। मतलब 1 घंटे का है वो, आई थिंक 40-50 मिनट्स का है, बट इट्स ए विजुअल ट्रीट, बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ओनली आईएएस जियोग्राफी टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, दिस इज़ माय पर्सनल अकाउंट। इफ़ यू विश टू कांटेक्ट मी पर्सनली, little_simple_ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। इफ ऑप्शनल के अंदर कुछ वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ राइट इट इन द डिस्कशन बॉक्स, वी विल पिक योर सजेशंस। एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।